तो गाइस, आज हम जानेंगे बीमा व बैंकिंग के बारे में, जो कि आपकी न्यू सिलेबस के अंतर्गत आपके सिलेबस में जोड़ा गया है। तो देखिए, बीमा कुछ लोगों की हानियों को अधिक लोगों द्वारा बांट लेने की प्रक्रिया है। ठीक है, बीमा क्या है? बीमा कुछ लोगों की जो उन्हें लॉस होते हैं, जो हानियाँ होती हैं, उसको अधिक लोगों द्वारा बांट लेने की एक प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जोखिमों द्वारा हुई हानि का प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं बीमा के प्रकार बीमा के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला है जीवन बीमा। देखिए, जीवन बीमा के अंतर्गत क्या होता है, इसमें बीमाकर्ता एक प्रीमियम के बदले में बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर बीमाकृत व्यक्ति के निमित्त को एक निश्चित धनराशि का भुगतान करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड्स, कि देखिए कि मतलब जिस व्यक्ति का बीमा है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उस व्यक्ति ने जो अपना नॉमिनेट अपने परिवार का कोई सदस्य किया है, जैसे हस्बैंड अपनी वाइफ को करता है, तो उसको उसकी एक निश्चित धनराशि का भुगतान उसकी मृत्यु के बाद में उसको मिल जाता है। दूसरा है स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत क्या होता है कि बीमाकृत व्यक्ति को उपचार व शल्य चिकित्सा के खर्चों की पूर्ति करता है। ठीक है, स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत क्या है कि जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा है, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस है जिसका, उसके पूरा ट्रीटमेंट, उसका कोई भी मेजर ऑपरेशन होता है तो उसमें उसकी खर्चे की पूर्ति उस बीमा के अंतर्गत उसके द्वारा की जाती है। तीसरा है भत्ता बीमा। भत्ता बीमा के अंतर्गत क्या होता है कि अंतर्देशीय व अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान हुए चिकित्सीय उपचार, वित्तीय चूक व अन्य हानियों की पूर्ति करता है। ठीक है, चाहे तो देश के अंदर हो या देश के बाहर, अगर यात्रा के दौरान उसे चिकित्सीय उपचार या वित्तीय चूक कोई भी हो तो उन हानियों को पूरा कौन करता है? यात्रा बीमा पूरा करेगा उनको। चौथा है गृह बीमा। गृह बीमा के अंतर्गत क्या होता है, देखिए, घर के लिए पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें भवन बीमा व अंतर वस्तु बीमा दोनों आते हैं। ठीक है, इसके अंदर पूरे घर की पूरी 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 मतलब सिक्योरिटी रहती है, मतलब फुली उससे सुरक्षा प्रदान की जाती है, और भवन की भी रहती है, और अंतर वस्तु अंदर मतलब जैसे बहुत से अंदर जो भी चीज़ है उनका भी बीमा करा देते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है? गृह बीमा का। मोटर बीमा, देखिए, किसी दुर्घटना या चोरी के फलस्वरूप होने वाली हानि या देयताओं के लिए हमारे वाहन सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, अगर कोई भी व्हीकल है जिसने मोटर बीमा करा रखा है, उसका वो मतलब दुर्घटना हो जाती है उस व्हीकल की, या वो व्हीकल चोरी हो जाता है जिसका कि बीमा है, तो उसकी बीमा की जो भी हानि, जो उसका फलस्वरूप जो हानि होगी, वो सारे उस इंश्योरेंस के द्वारा उनको प्रदान की जाएगी। बीमा संविदा परम सद्विश्वास के सिद्धांत पर आधारित है। अब जानेंगे बीमा की विशेषताएं, कि बीमा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। देखिए, बीमा एक अनुबंधन है, और अनुबंधन कैसे है कि देखिए, जिसमें बीमाकर्ता एक निश्चित प्रतिफल के बदले बीमित को किन्हीं पूर्व निर्धारित कारणों से हानि होने पर क्षतिपूर्ति या एक निर्धारित भुगतान का वचन देता है। देखिए, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर क्या होता है कि मतलब बीमा करता, जिस व्यक्ति ने अपना बीमा कराया है, ठीक है, वो अपनी किस्त उसमें मतलब जमा कराता है। ठीक है ना, उसके बदले जो बीमा कंपनी है वो कुछ मतलब उनको बीमित को पूर्व निर्धारित कारणों से उसके समूह फॉर्म उसमें लिखा रहता है कि आपके इन कारणों से, अगर किसी मान लो व्हीकल का बीमा कराया है, ठीक है, तो उसमें अगर व्हीकल चोरी हो जाता है या उसमें एक्सीडेंट हो जाता, मतलब या व्हीकल का मतलब एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है ना, व्हीकल से कोई दुर्घटना हो जाती है, व्हीकल टूट फूट जाता है, तो उस बीमा कंपनी के द्वारा उसकी एक निश्चित धनराशि का भुगतान का वचन जो बीमित जो धनराशि बीमा करता है वो उसे देगा जिसने कि बीमा कराया है। ठीक है, एक बार बता देती हूँ उसको। देखिए, बीमा एक अनुबंधन है। अनुबंधन मतलब पूरी प्रक्रिया एक शर्तों पर होती है इसमें,
ठीक है। इसमें क्या होता है, बीमा करता, जैसे कि सामने वाले ने बीमा कराया है अपना वाला हेल्थ का, मान लो उसने अपनी हेल्थ का बीमा कराया है, ठीक है। और उसमें लिखा रहता है कि आपके खर्चे का जो भी वो मतलब अगर उनके कोई भी अगर उसका भी मतलब इलाज के दौरान जितना भी खर्चा होगा उस खर्चे का पूरा जो खर्च है वो कौन उठाएगा, वो बीमा कंपनी उठाएगी। तो उसके दौरान जो बीमा कंपनी है एक निश्चित धनराशि उस भुगतान देने का उसमें लिखा रहता है कि इसका हम आपको वचन देते हैं, अगर आपके साथ कोई भी दुर्घटना या कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस संबंधी कोई वो है तो हम आपको ये धनराशि का भुगतान देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इसे क्या कहा गया है कि बीमा एक अनुबंधन है। देखिए, बीमा एक क्षतिपूर्ति का साधन भी है। बीमा क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करने का एक श्रेष्ठ उपाय है। इसमें जीवन बीमा पर क्षतिपूर्ति का ये सिद्धांत लागू नहीं होता है, ठीक है। निश्चित सिद्धांतों पर आधारित बीमा निश्चित सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे कि जिनमें सदविश्वास, बीमा योग हित का सिद्धांत, सहकारिता का सिद्धांत, आश्वासन का सिद्धांत, अंशदान का सिद्धांत, ये सिद्धांत इसके मुख्य हैं, ठीक है। शुद्ध जोखिमों के लिए बीमा, तो देखिए इसमें क्या होता है कि शुद्ध जोखिमों के लिए बीमा के अंतर्गत वे जोखिम जिनमें केवल हानि होने की संभावना होती है, लाभ की नहीं, जैसे कि मृत्यु और दुर्घटना, ठीक है। अगर अपन अपने व्हीकल का कराते हैं तो पहले ही उसका बीमा करा देते हैं कि अगर व्हीकल की कोई भी दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, व्हीकल टूट फूट जाता है या व्हीकल चोरी हो जाता है तो उसके बाद उसके एवरेज में हमें वहाँ से क्या मिलेगा, एक धनराशि, निश्चित धनराशि मिलेगी। सहकारिता की भावना, बीमा में सब एक के लिए और एक सब के लिए की भावना निहितार्थ होती है। यह व्यक्ति के पारस्परिक सहयोग का विश्वास पर आधारित है, ठीक है। पारस्परिक सहयोग व विश्वास पर ये आधारित है, ठीक है। अगर ये आता है ये क्वेश्चन में कि सहकारिता की भावना किस पर आधारित है, तो देखिए क्या है, बीमा किस पर आधारित है, सहकारिता की भावना पर आधारित है, जैसे कि सब एक के लिए और एक सब के लिए, ठीक है। घटना के घटित होने पर भुगतान, एक निश्चित अवधि व घटना के घटित होने के पश्चात बीमित व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारियों को एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी आपको बताया था कि घटना के घटित होने पर उसका भुगतान मिलता है, ठीक है। जैसे अपन जो जीवन बीमा कराते हैं तो उसमें मृत्यु होने पर और किसी व्हीकल का दुर्घटना होने पर, ठीक है, तो उसके जो बीमित व्यक्ति है उसके कोई उत्तराधिकारी है, किसी को भी जो उसने नॉमिनेट किया है उसको एक निश्चित धनराशि का भुगतान किया जाता है। बीमा की उपयोगिता, देखिए बीमा की उपयोगिता क्या है, तो देखिए जीवन में जितनी अधिक अनिश्चितताएं व जोखिम है बीमा का महत्व उतना अधिक हो जाता है। आज समाज के सभी वर्गों के लिए बीमा एक अनिवार्य आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्यक्तिक व पारिवारिक दृष्टि से उपयोगी, के व्यक्तिक व पारिवारिक दृष्टि से उपयोगी कैसे है उनको हम जानेंगे। देखिए नंबर 1, जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा, बचत व विनियोग की भावना का विकास। तीसरा है कार्य क्षमता में वृद्धि। चौथा देखिए भविष्य की आवश्यकताओं का नियोजन। पांचवा है करों में छूट, ठीक है। किस तरह से उपयोगी है ये, जोखिमों, अगर कोई जोखिम होता है उससे आर्थिक सुरक्षा में मिलने का वो रहता है। बचत व विनियोग की भावना का विकास, कार्य क्षमता में वृद्धि, भविष्य की आवश्यकताओं का नियोजन, करों में छूट। देखिए पहले पॉइंट में हमने जाना था व्यक्तिक व पारिवारिक दृष्टि से उपयोगी, दूसरे पॉइंट में जानेंगे व्यवसायिक व आर्थिक दृष्टि से उपयोगी। इसके अंतर्गत क्या है कि पूंजी व साख की सुविधा, ठीक है ना, पूंजी की सुविधा रहती है। अगर कोई दुर्घटना, कोई भी जैसे अपने अपनी दुकान का बीमा कराया है, किसी का भी कराया है तो उसकी साख की सुविधा रहती है। अनुसंधान व नवप्रवर्तन को प्रोत्साहन मिलता है, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है और आर्थिक स्थायित्व, ठीक है। ये हमारे आर्थिक व व्यावसायिक दृष्टि से उपयोगी पॉइंट हो गए। कौन कौन से एक बार फिर देखते हैं हम। पूंजी व साख की सुविधा, इन पॉइंटों को आप जरूर अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे कि व्यावसायिक व आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है क्योंकि, ये पॉइंट इनमें से आप देख लेना अच्छी तरह से। दूसरा है अनुसंधान व नवप्रवर्तन को प्रोत्साहन,
विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है इससे। आर्थिक स्थायित्व, देखिए सामाजिक दृष्टि से उपयोगी, बीमा व बैंकिंग के द्वारा पारिवारिक जीवन में स्थिरता रहती है, क्योंकि पहले से बीमा किया हुआ है तो मतलब किसी भी प्रकार की ये नहीं रहती। अगर जैसे हेल्थ बीमा है तो अगर कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी होती है तो हमें पता है कि अगर कुछ होगा तो हमें पैसे की कम से कम आर्थिक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा है जोखिमों का विभाजन हो जाता है, ठीक है, जोखिम का विभाजन हो गया क्योंकि उसमें मृत्यु का, दुर्घटना का, सबका बीमा निहित होता है। रोजगारों के अवसरों में वृद्धि, शिक्षा को बढ़ावा व करों में छूट मिलती है। आधारभूत सुविधाओं के विस्तार में योगदान। पांचवा पॉइंट है राष्ट्रीय दृष्टि से उपयोगी। देखिए राष्ट्रीय दृष्टि से उपयोगी कैसे है। नंबर 1, राष्ट्रीय बचत में वृद्धि होती है इससे। विदेशी व्यापार में सहायक है। कर्मचारी कल्याण में वृद्धि, मुद्रास्फीति का पर नियंत्रण रहता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। पूंजी का अनुकूलन उपयोग होता है, ठीक है। इसके ये 6 पॉइंट हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। राष्ट्रीय बचत में वृद्धि, विदेशी व्यापार में सहायक, कर्मचारी कल्याण में वृद्धि, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, पूंजी का अनुकूलन उपयोग। देखिए इसकी शब्दावली के बारे में जानेंगे। जैसे कि बीमाकर्ता, बीमाकर्ता क्या है? वह व्यक्ति या संस्था जो बीमित व्यक्ति को अंशदान स्वीकार कर जोखिमों से होने वाली क्षतिपूर्ति का वचन देता है, वो कौन होता है? बीमाकर्ता। बीमित से तात्पर्य होता है बीमित जो बीमाकर्ता के बीमित जो कि बीमाकर्ता को अंशदान का भुगतान कर बीमा की विषय वस्तु को जोखिम होने पर क्षतिपूर्ति का अधिकार रखता है, ठीक है। ये बीमित के होगा। जिसने इंश्योरेंस कराया है वो बीमित व्यक्ति है, और बीमाकर्ता कौन है? जिसके पास कराया है, ठीक है, वो बीमाकर्ता हो गया। अब देखिए जानेंगे बैंक के बारे में कि बैंक क्या है। बैंक वह संस्था है जो मुद्रा व साख का व्यवसाय करती है, ठीक है। बैंक लोगों की जमाएं स्वीकार करती है तथा ऋण देने व कटौती की सुविधाएं प्रदान करती है। बैंक ग्राहकों की ओर से अभिकर्ता संबंधी कार्य करता है, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं हम कि बैंक क्या है। बैंक एक वह संस्था है जो मुद्रा व साख का व्यवसाय करती है, ठीक है। मुद्रा का व्यवसाय करती है, लेन देन सब बैंकों के द्वारा किया जाता है। बैंक लोगों की जमाएं जो भी उनका सेविंग होती है उन्हें स्वीकार करती है तथा उन्हें ऋण देने, कटौती की सुविधाएं कौन करती है? बैंक करती है। ग्राहकों की ओर से वो अभिकर्ता संबंधी कार्य करती है। भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1945 के अनुसार बैंक कंपनी वह है जो बैंकिंग का व्यवसाय करे, ठीक है। बैंक के कार्य, तो देखिए बैंक के पहला प्राथमिक कार्य कौन कौन से हैं उन्हें हम प्राथमिक कार्य के अंतर्गत है जमाएं स्वीकार करना। नंबर 1 पॉइंट क्या है प्राथमिक कार्य के अंतर्गत? जमाएं स्वीकार करना। आधुनिक बैंकों का एक प्रमुख कार्य जनता से निक्षेप व जमाएं प्राप्त करता है, ठीक है, जिससे जनता के धन की सुरक्षा व उस जमा पर कुछ ब्याज भी प्राप्त होता है। जमा राशि को बैंक देश के निर्माण में विभिन्न प्रकार से विनियोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जमाएं स्वीकार हो गया, इसमें समझ में आ गया आपको। सामने जैसे किसी जैसे पब्लिक के हम ही अपने अपने उदाहरण बताते हैं। जैसे हम अपनी सेविंगों को बैंक के पास ले जाते हैं, बैंक में जमा करा देते हैं, उसमें हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है ना। और उस जमा राशि को बैंक देश के निर्माण में विभिन्न प्रकार से विनियोग करता है। उसमें व्यापारिक बैंक निम्न खातों द्वारा धन राशि जमा कराने की सुविधाएं देती है। व्यापारिक बैंक पहली है, देखिए पहला है सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता जिसे कि एफडी कहते हैं, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसमें एक निश्चित अवधि के लिए धन जमा करवाया जाता है। ये देखिए 7 दिन से लेकर 10 वर्ष तक के लिए होती है। ये जो एफडी होती है इसमें जमा अवधि ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार निर्धारित करता है। अगर आप चाहो तो आप 1 वर्ष की करा लो, 1.5 की करा लो, 2.5 की करा लो, 5 की करा लो, 10 वर्ष की करा लो। वो ग्राहक के ऊपर निर्धारित रहती है कि ग्राहक कितने वर्ष का कराना चाहता है।
वह बैंक इस पर अधिक ब्याज देती है, इस पर ब्याज अधिक मिलता है। सामान्यतः सावधि जमा खाते में जमा राशि देय तिथि को मिलती है। देय तिथि का मतलब है कि अगर आपने अपनी एफडी कराई है, कि मुझे एफडी 5 वर्ष की करानी है, ठीक है, तो आपको वो एफडी पर जो आपको जमा राशि जो मिलेगी वो कब मिलेगी, 5 वर्ष बाद मिलेगी। लेकिन कुछ ब्याजों में कटौती कर देय तिथि से पूर्व भी निकालने की सुविधा है। लेकिन अगर आपको कोई अर्जेंट काम पड़ गया और आप 5 वर्ष तक रुक नहीं सकते हो, आप पहले ही निकाल रहे हो उसे, तो आपने जैसे 5,000 की करा दी, 5 वर्ष के लिए एफडी, ठीक है ना, आपके पास इतना समय नहीं है, अचानक कोई काम आ गया, तो उसमें कुछ कटौती करके आपको वो पैसे वापस मिल जाएंगे। दूसरा है बचत बैंक खाता। यह खाता अल्प व मध्यम वर्ग के लोगों के लिए उपयोगी है। इस खाते में जमा धन पर कम मात्रा में ब्याज मिलता है व धनराशि की आवश्यकता पड़ने पर निकाल सकते हैं, ठीक है। जो अपना करंट बैंक होता है उसके अंतर्गत जब अपन जैसे जमा करा दिए, लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, वो बहुत कम मिलता है, लेकिन कभी भी जमा करा सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं इसमें। तीसरा है चालू खाता, करंट खाता ये है। इस खाते में कभी भी कितनी बार भी धन जमा कराया जा सकता है और इसे निकाला जा सकता है। इस खाते में जमा रकम भाग पर देय होती है। बैंक कोई ब्याज नहीं देता है। इस पर बैंक अधिक वर्ष की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आवर्ती जमा खाता। नेक्स्ट है आवर्ती जमा खाता। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या है, आवर्ती जमा खाता को हम आरडी भी बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। यह खाता खोलने वाले व्यक्ति को एक निश्चित रकम निश्चित अंतराल से नियमित जमा करवानी पड़ती है। इस खाते की अवधि 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक हो सकती है। ये भी एक तरह से एफडी के समान ही है। ये भी फिक्स डिपॉजिट ही है, मतलब डिपॉजिट है ये, पर इसे हम क्या बोलते हैं, आरडी बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि कोई व्यक्ति, उसे घूमने फिरने का बहुत शौक है, ठीक है, या फिर उसे पैसे पर इतना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा खर्चीला व्यक्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये रहती है कि कल मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए कैसे मैनेज होगा, क्या होगा, तो वो अपनी आय का एक निश्चित भाग उसे आरडी में जमा करा देता है कि इतने वर्ष के लिए जमा करा दिया बच्चों के एजुकेशन से संबंधित। अब वो व्यक्ति फ्री हो जाता है कि हाँ मेरा उसमें जमा है। तो ये क्या है, ये आरडी एक डिपॉजिट है जिसमें निश्चित अंतराल से नियमित जमा करवानी पड़ती है एक निश्चित रकम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऋण देना। बैंक के पास जो धन जमाकर्ताओं से प्राप्त होता है वह उसे लोगों को उधार देता है, ठीक है। बैंक इस पर जमाकर्ताओं को दिए जाने वाले ब्याज से अधिक दर ब्याज वसूल करता है, ठीक है। जब कोई जमा कराता है तब उस पर इतनी इंटरेस्ट नहीं मिलती, लेकिन जब वो उसको उधार देता है, उसको लोन देता है, तो उस पर ब्याज भी ज़्यादा लगती है। बैंक द्वारा ऋण सुविधा निम्न प्रकार से दी जाती है। दोनों जानेंगे कि कैसे कैसे ऋण सुविधाएं दी जाती हैं। देखिए पहली है नगद साख। इसमें बैंक प्रार्थी के लिए ऋण लेने की सीमा निर्धारित कर देता है। बैंक यह ऋण सामान्यतः व्यापारियों की जमानत पर स्वीकृत करता है। व्यापारी आवश्यकता अनुसार जब चाहे निर्धारित सीमा तक राशि बैंक से निकाल सकता है। ब्याज केवल निकाली गई राशि पर ही लगता है, ठीक है। दूसरा है अधिविकर्ष। देखिए अधिविकर्ष, इसके अंतर्गत क्या होता है कि बैंक में चालू खाता रखने वाले व्यापारियों को उनके खाते से जमा रकम से अधिक निकालने की सुविधा, मतलब जमा किया हुआ धन उनका कम है लेकिन निकालने वाली राशि, वो जो अमाउंट है वो जमा से ज़्यादा है, तो उसको क्या कहते हैं, अधिविकर्ष कहते हैं, ठीक है। तीसरा है ऋण व अग्रिम। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें बैंक प्रार्थी को उचित जमानत के आधार पर ऋण स्वीकृत कर उस राशि को एक पृथक खाते में जमा करा देता है। ऋण स्वीकृत करते समय बैंक व प्रार्थी के लिए ब्याज की दर पर भुगतान की शर्तें तय हो जाती हैं। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं, जितने नाम है ना वो सारे आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं, विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं के आपको सारे नाम याद होने चाहिए। उन पॉइंटों को आप अच्छे से देख लेना।
देखिए नेक्स्ट है विनिमय विपत्रों की कटौती, जिसे कि बिल एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिल्स एक्सचेंज। बैंक सावधि विनिमय विपत्रों का बिल की तिथि से पूर्व ही भुगतान कर व्यापारियों को साख सुविधा प्रदान करते हैं। इस कार्य के लिए बैंक कुछ छूट देते हैं जो उस अवधि के ब्याज के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अभिकर्ता संबंधी कार्य। अब देखेंगे अभिकर्ताओं के कार्य कौन कौन से हैं। ये सब अभिकर्ता संबंधी कार्य, तो देखिए इसमें पहला है चेक विनिमय विपत्र आदि का संग्रहण। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसमें देखिए बैंक है ना, वो ग्राहकों द्वारा जमा करवाए गए उनके चेक विनिमय विपत्र, जिसे कि बिल्स एक्सचेंज कहते हैं, ड्राफ्ट है, प्रतिज्ञा पत्र है, हुडी है, आदि का संग्रहण करता है, आदि का स्टोर करता है, जमा करता है। संग्रहण कर ग्राहक के खाते में उन सबको जमा कराता है और इसके लिए वो उनसे ग्राहक से एक निर्धारित शुल्क लेता है कि हाँ इतनी आपको फीस इसमें जमा करानी होगी। दूसरा देखिए चेक विनिमय विपत्र आदि का भुगतान। देखिए बैंक ग्राहकों द्वारा लिखे गए चेकों का भुगतान करते हैं तथा बैंक ग्राहकों के बिलों को स्वीकार व उनका भुगतान करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? चेक विनिमय विपत्र आदि का संग्रहण। दूसरा हुआ चेक विनिमय विपत्र आदि का भुगतान भी बैंक के द्वारा किया जाता है इसमें। तीसरा पॉइंट है ग्राहक के आदेश अनुसार भुगतान। इसमें बैंक ग्राहक के स्थायी आदेश के अंतर्गत उसकी ओर से बीमा प्रीमियम, मकान का किराया, ब्याज, किरत, बिल आदि का भुगतान करते हैं। ठीक है, धन प्रेषण सुविधा। इसमें क्या होता है? धन प्रेषण सुविधा के अंतर्गत कि बैंक अपने ग्राहक का धन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, ये सब किस में होता है? ऑनलाइन बैंकिंग में होता है सब। देखिए पांचवा देखते हैं प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। पांचवा पॉइंट क्या है हमारा? प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से अंशों, ऋण पत्रों, सरकारी व अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। 6वां पॉइंट है अपना प्रन्यासी व प्रबंधक के रूप में कार्य। क्या प्रन्यासी व प्रबंधक के रूप में कार्य क्या होते हैं? वो देखिए ग्राहक के आदेश पर बैंक उसका संपत्ति की व्यवस्था करना, विभाजन व प्रबंधन हेतु प्रन्यासी व प्रबंधन निष्पादन का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा बैंक बैंकिंग वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके आप उसे पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर उसमें दूंगी। तो आप जो भी आपको परेशानी हो तो आप कमेंट कर कर पूछें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।